साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी छात्राओं के विशेष आग्रह पर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे की कहानी हेली बोन की बत्तखें का पाठ और उसका परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित है। अज्ञे की कहानी हेली बोन की बत्तखें एक मनोवैज्ञानिक और मुख्यतः कुंठाग्रस्तता से भरी हुई कहानी है तथा वस्तु की दृष्टि से और औपन्यासिक औदात्य की गरिमा से परिपूर्ण हीली बोन की बत्तखें कहानी हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालती है। इस कहानी के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य का बाह्य कर्म उसके अंतर जगत से प्रेरित होता है। भौतिक जगत की कटु अनुभूति व्यक्ति को हताश और आत्म केंद्रित बना देती है। कहानी की प्रमुख पात्रा हेली बोन येरवा नाम की स्त्री है। वह खासिया पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्यपूर्ण क्षेत्र में अकेलेपन का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। उसने जीवन में कभी प्यार पाया था और अकेलेपन का चुनाव भी स्वयं ही किया था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हेली बत्तखें पालती है। बत्तखों के अंडे बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। उसे अपनी बत्तखों से अत्यधिक प्रेम था। पर्वतीय प्रदेश के लोग हीली के विषय में कहते हैं कि वह सुंदर है पर स्त्री नहीं है। वह उस बाम्बी के समान है जिसमें सांप नहीं बसता। उसकी बत्तखों से सुंदर पूरे खासिया प्रदेश में किसी की बत्तखें नहीं है। अचानक उसके जीवन में परिवर्तन आता है। हीली अपनी बत्तखों को स्वयं ही हथियार से काट डालती है और वह ऐसा क्यों करती है, इसका उत्तर जानने के लिए करते हैं इस कहानी का पाठ अज्ञे द्वारा रचित बेहतरीन कहानी हेली बोन की बत्तखें। हेली बोन ने बुहारी देने का ब्रश पिछवाड़े के बरामदे के जंगल से टेक कर रखा और पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। उसकी थकी थकी सी आंखें पिछवाड़े की गीली लाल मिट्टी के काई ढके किंतु साफ फर्श पर टिक गई। काई जैसे लाल मिट्टी को दिखने देकर भी एक चिकनी झिल्ली से उसे छाए हुए थी। वैसे ही हीली बोन की आंखों पर भी कुछ छा सा गया, जिसके पीछे आंगन के चारों ओर तरतीब से सजे हुए जेरेनियम के गमलों, दो रंगीन बेंत की कुर्सियों और रस्सी पर टंगे हुए 3-4 धुले हुए कपड़ों की प्रतिच्छवि रहकर भी न रही। और कोई गहरे देखता तो अनुभव करता कि सहसा उसके मन पर भी कुछ शिथिल और तंद्रामय सा छा गया, जिससे उसकी इंद्रियों की ग्रहणशीलता ज्यों की त्यों रही, पर गृहित छाप को मन तक पहुंचाने और मन को उद्वेलित करने की प्रणालियां रुद्ध हो गई। किंतु हठात वह चेहरे का चिकना बुझा हुआ भाव खुरदुरा होकर तन आया। इंद्रियां सजग हुई, दृष्टि और चेतना केंद्रित। प्रेरणा प्रबल हीली बोन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल पड़ी और वह बरामदे में दौड़कर आंगन पार करके एक और बने छोटे से बाड़े पर पहुंची। वहां उसने बाड़े का किवाड़ खोला और फिर ठिठक गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल रही थी। वह अध बीच में ही रवहीन होकर एक सिसकती सी लंबी सांस बन गई। पिछवाड़े से कुछ ऊपर की तरफ पहाड़ी का रास्ता था। उस पर चढ़ते व्यक्ति ने वह अनोखी चीख सुनी और रुक गया। मुड़कर उसने हीली बोन की ओर देखा और कुछ झिझका। फिर जरा बढ़कर बाड़े के बीच के छोटे से बांस के फाटक को ठेलता हुआ भीतर आया और विनीत भाव से बोला, खूब लाई। हीली बोन चौंकी। हुबलाई खासिया भाषा का राम राम है, किंतु यह उच्चारण परदेसी है और स्वर अपरिचित। यह व्यक्ति कौन है? फिर भी खासिया जाति के सुलभ आत्मविश्वास के साथ तुरंत संभल कर और मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, खूब लाई। और क्षण भर रुककर फिर कुछ प्रश्न सूचक स्वर में कहा, आइए आइए। आगंतुक ने पूछा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
अभी चलते चलते शायद कुछ। नहीं नहीं, वह कुछ नहीं। कहते कहते हीली का चेहरा फिर उदास हो गया। अच्छा आइए देखिए, बाड़े की एक और 8-10 बत्तखें थी। बीचों बीच फर्श रक्त से स्याह हो रहा था। आसपास बहुत से पंख बिखर रहे थे। फर्श पर जहां तहां पंजों और नाखूनों की छापें थी। आगंतुक ने कहा, लोमड़ी? हाँ, ये चौथी बार है। इतने बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ। पर अब दूसरे तीसरे दिन एक आध बत्तख मारी जाती है और कुछ उपाय नहीं सूझता। मेरी बत्तखों पर सारे मंडल के गांव ईर्ष्या करते थे और स्वयं सीएम के पास भी ऐसा बढ़िया झुंड नहीं था। पर अब हीली चुप हो गई। आगंतुक भी थोड़ी देर चुपचाप फर्श को और बत्तखों को देखता रहा। फिर उसने एक बार फिर से सिर से पैर तक हीली को देखा, मानो कुछ सोचने लगा हो। फिर जैसे निर्णय करता हुआ बोला, आप डिठाई ना समझे तो एक बात पूछूं? कहिए। मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ और कुछ दिनों नांगथलेम ठहरना चाहता हूँ। शिकार का मुझे शौक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस डाकू की घात में बैठूं। फिर हीली की मुद्रा देखकर जल्दी से, नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तो ऐसा मौका चाहता हूँ। आपके पहाड़ बहुत सुंदर हैं, लेकिन लड़ाई से लौटे हुए सिपाही को छुट्टी में कुछ शगल चाहिए। आप ठहरे कहाँ हैं? बंगले में। कल आया था, 5-6 दिन रुकूंगा। सवेरे सवेरे घूमने निकला था। इधर ऊपर जा रहा था कि आपकी आवाज सुनी। आपका मकान बहुत साफ और सुंदर है। हीली ने एक रूखी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कोई कचरा फैलाने वाला जो नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आगंतुक ने फिर हीली को सिर से पैर तक देखा। एक प्रश्न उसके चेहरे पर झलका, किंतु हीली की शालीन और अपने में सिमटी सी मुद्रा ने जैसे उसे पूछने का साहस ही नहीं दिया। उसने बात बदलते हुए कहा, तो आपकी इजाजत है ना? मैं रात को बंदूक लेकर आऊंगा। अभी इधर आसपास देख लूं कि कैसी जगह है और किधर से किधर गोली चलाई जा सकती है। आप शौकिया आते हैं तो जरूर आइए। मैं इधर को खुलने वाला कमरा आपको दे देती हूँ। कहकर उसने घर की ओर इशारा किया। नहीं नहीं, मैं बरामदे में बैठ लूंगा। ये कैसे हो सकता है? रात को आधी बारिश आती है और तभी तो मैं कुछ सुन नहीं सकी रात को। वैसे आप चाहें तो बरामदे में आराम कुर्सी भी डलवा सकती हूँ। कमरे में सब सामान है। हीली कमरे की ओर बढ़ी, मानो कह रही हो, देख लीजिए। आपका नाम पूछ सकता हूँ? हीली बोन यिरवा। मेरे पिता सीएम के दीवान थे। मेरा नाम दयाल है, कैप्टन दयाल। फौजी इंजीनियर हूँ। बड़ी खुशी हुई, आइए अंदर बैठेंगे। धन्यवाद, अभी नहीं, आपकी अनुमति हो तो शाम को आऊंगा। खूब लाई। हीली कुछ रुकते हुए स्वर से बोली, खूब लाई, और बरामदे में मुड़कर खड़ी हो गई। कैप्टन दयाल बाड़े में से बाहर होकर रास्ते पर हो लिए और ऊपर चढ़ने लगे, जिधर नई धूप में चीड़ की हरियाली दुरंगी हो रही थी और बीच बीच में बुरुस के गुच्छे गुच्छे गहरे लाल फूल मानो कह रहे थे, पहाड़ के भी हृदय हैं, जंगल के भी हृदय हैं। दिन में पहाड़ की हरियाली काली दिखाई देती है, ललाई आग सी दीप्ति, पर सांझ के आलोक में जैसे लाल ही पहले काला पड़ जाता है। हीली देख रही थी, बुरुस के वे इक्के दुक्के गुच्छे न जाने कहां अंधकार ली में लीन हो गए, जब चीड़ के वृक्षों के आकार भी एक दूसरे से अलग स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। क्यों रंग ही पहले बुझता है, फूल ही पहले ओझल होते हैं, जबकि परिप्राश्व की एक रूपता बनी रहती है। हीली का मन उदास होकर अपने में सिमट गया। सामने फैला हुआ नागथलेम का पर्वतीय सौंदर्य जैसे भाप बनकर उड़ गया। चीड़ और बुरुस, चट्टाने, पूर्व पुरुषों और स्त्रियों की खड़ी और पड़ी स्मारक शिलाएं, घास की टीलों सी लहरें, दूर नीचे पहाड़ी नदी का ताम्र मुकुर, मखमली चादर में रेशमी डोरे सी झलकती हुई पगडंडी, सब मूर्त आकार पीछे हटकर तिरोहित हो गया। हीली की आंखें खुली, भीतर की ओर ही देखने लगी, जहां भावनाएं थी साकार और अनुभूतियां ही मूर्त थी। हीली के पिता उस छोटे से मांडलिक राज्य के दीवान रहे थे। हीली 3 संतानों में सबसे बड़ी थी।
और अपनी दोनों बहनों की अपेक्षा अधिक सुंदर थी। खासियों की जाति संगठन स्त्री प्रधान है। सामाजिक सत्ता स्त्री के हाथों में है और वह अनुशासन में चलती है, अनुशासन को चलाती है। हीली भी मानो नांगथलेम की अधिष्ठात्री थी। नांगथलेम के नृत्योत्सव में जब सभी मंडलों के स्त्री पुरुष खासिया जाति के अधिदेवता नागाधिपति की बलि देते थे, उसके मंत्री प्रतिनिधि अपने सीएम का अभिनंदन करते थे, वह नृत्य मंडली में हीली ही मौन सर्वसम्मति से नेत्री हो जाती थी और स्त्री समुदाय उसी का अनुसरण करता हुआ झूमता था। इधर और इधर, आगे और दाएं और पीछे नृत्य में अंग संचालन की गति न दुरत थी न विस्तीर्ण, लेकिन कंपन ही सही, सिहरन ही सही, वह थी तो उसके पीछे पीछे सारे समुद्र उसकी अंग भंगिमा के साथ लहरें लेता था। एक नीरस सी मुस्कान हीली के चेहरे पर दौड़ गई। वह कई बरस पहले की बात थी। अब वह 34वां वर्ष बिता रही है। उसकी दोनों बहनें ब्याह करके अपने अपने घर रहती हैं। पिता नहीं रहे और स्त्री सत्ता के नियम के अनुसार उनकी सारी संपत्ति छोटी बहन को मिल गई। हीली के पास है यही एक कुटिया और छोटा सा बगीचा, देखने में आधुनिक साहबी ढंग का बंगला, किंतु उस कांच और पर्दों के आडंबर को संभालने वाली इमारत वास्तव में क्या है? टीन की चादर से छूता हुआ चीड़ पर चौखटा, नरसल की चटाई पर गारे का प्लस्तर और चारों ओर जेरेनियम जो गमले में लगा लो तो फूल हैं, नहीं तो निरी जंगली बूटी ही दिखाई पड़ती है। ये कैसे हुआ कि वह नांगक्रेम की रानी आज अपने 34वें वर्ष में इस कुटी से जेरेनियम के गमले संवारती बैठी है और अपने जीवन में नहीं, अपने सारे गांव में अकेली है? अभिमान, स्त्री का अभिमान, और अगर करे ही तो कनिष्ठा करे, जो उत्तराधिकारिणी होती है। वह तो सबकी बड़ी थी, केवल उत्तरदायिनी। हीली के होंठ एक विद्रूप की हंसी से कुटिल हो आए। युद्ध की अशांति के इस 3-4 वर्षों में कितने ही अपरिचित चेहरे दिखे थे, अनोखे रूप, उल्लसित, उच्छ्वसित, लोलुप, गर्वित, याचक, पाप संकुचित, दर्प स्फीत मुद्राएं, और यह जानती थी कि चेहरों और मुद्राओं के साथ उसके गांव की कई स्त्रियों के सुख दुख, तृप्ति और अशांति, वासना और वेदना, आकांक्षा और संताप उलझ गए थे। यहाँ तक कि वहां के वातावरण में एक पराया और दूषित तनाव आ गया था, किंतु वह उससे अछूती ही रही। यही नहीं, उसने इसके लिए कुछ उद्योग किया था कि उसे गुमान था? नहीं, ये जैसे उसके निकट कभी यथार्थ ही नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि हीली सुंदर है पर स्त्री नहीं है। वह बाम्बी क्या जिसमें सांप नहीं बसता? हीली की आंखें सहसा और भी घनी हो आई। इससे आगे वह यह नहीं सोचना चाहती। व्यथा मरकर भी व्यथा से अन्य कुछ हो जाती है। बिना सांप की बाम्बी अपरूप, अनर्थक, मिट्टी का ढूं। यदि भी वह याद करना चाहती है तो याद करने को कुछ था, बहुत कुछ था। प्यार उसने पाया था और उसने सोचा भी था कि नहीं, कुछ नहीं सोचा था। जो प्यार करता है, जो प्यार पाता है, वह क्या कुछ सोचता है? सोच सब बाद में होता है, जब सोचने को कुछ नहीं होता है। और अब जब वह बत्तखें पालती है, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बत्तखें खासिया प्रदेश में किसी के पास नहीं है। उसे विशेष चिंता नहीं है। बत्तखों के अंडों से इस युद्ध काल में 4-5 रुपए रोज आमदनी हो जाती है और उसका खर्च ही क्या है। वह अच्छी है, सुखी है, निश्चिंत है, लोमड़ी, किंतु वह कुछ दिन की बात है। उनका तो उपाय ही करना होगा। वह फौजी अफसर जरूर उसे मार देगा, नहीं तो कुछ दिन बाद थोड़ा क्यू के इधर आने पर वह उसे कहेगी कि तीर से मार दे या जाल लगा दे। इतनी दुष्ट होती है लोमड़ी, क्या रोज 2-1 बत्तख खा सकती है? व्यर्थ का नुकसान सभी जंतु जरूरत से ज्यादा घेर लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। बरामदे के काठ के फर्श पर पैरों की चाप सुनकर उसका ध्यान टूटा। कैप्टन दयाल ने एक छोटा सा बैग नीचे रखते हुए लीजिए मैं आ गया और कंधे से बंदूक उतारने लगे। आपका कमरा तैयार है, खाना खाएंगे? धन्यवाद, नहीं, मैं खाना खा आया। रात काटने को कुछ ले भी आया बैग में।
मैं जरा मौका देख लूं, अभी आता हूँ। आपको नाहक तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन हीली ने व्यंग्यपूर्वक हंसकर कहा, इस घर में ना सही पर खासिया घरों में अक्सर पलटनिया अफसर आते हैं। यह नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल मालूम ना हो। कैप्टन दयाल खिसिया से गए और फिर धीरे धीरे बोले, नीचे वालों ने हमेशा पहाड़ वालों के साथ अन्याय किया है। समझ लीजिए, पातालवासी शैतान देवताओं से बदला लेना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी और आकाश पहले एक थे, पर दोनों को जोड़ने वाली धमनी इंसान ने काट दी है। तब से दोनों अलग हैं और पृथ्वी का घाव नहीं भरता। ठीक तो है? कैप्टन दयाल बाड़े की ओर चले गए। गिली ने भीतर जाकर कैंप लैंप जलाया और बरामदे में लाकर रख दिया। फिर दूसरे कमरे में चली गई। रात के 2-2:30 बजे बंदूक की धाएं सुनकर हीली जागी। उसने सुना कि बरामदे में कैप्टन दयाल कुछ खटर पटर कर रहे हैं। शब्द से ही उसने जाना कि वे बाहर निकल गए हैं और थोड़ी देर बाद लौट आए। तब वह उठी नहीं, लोमड़ी जरूर मर गई होगी और सवेरे भी देखा जा सकता है, यह सोचकर फिर सो रही। किंतु पौ फटते ना फटते वे फिर जागी। हासिया प्रदेश के बंगलों की दीवारें असल में तो केवल काठ के पर्दे ही होते हैं। हिली ने जाना कि दूसरे कमरे में कैप्टन दयाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब वह भी जल्दी से उठी, आग जलाकर चाय का पानी रख मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। क्षण भर अनिश्चय के बाद वे बत्तखों के बाड़े की तरफ जाने को ही थी कि कैप्टन दयाल ने बाहर निकलते हुए कहा, खूब लाई मिस यिरवा, शिकार जख्मी हो गया पर मिला नहीं, अब खोज में जा रहा हूं। अच्छा, कैसे पता लगा? खून के निशानों से। जख्म गहरा ही हुआ है, घसीट कर चलने के निशान साफ दिखाई पड़ते हैं। अब तक बचा नहीं होगा, देखना यही कि कितनी दूर गया होगा। मैं भी चलूंगी, उस डाकू को देखूं तो। कहकर हीली लपक कर एक बड़ी डाओ, तलवार नुमा एक हथियार जिसे डाओ कहा जाता था, डाओ उठा लाई और चलने को तैयार हो गई। खून के निशान चीड़ के जंगल को छूकर एक और मुड़ गए, जिधर ढलाव था और आगे और जरैत की झाड़ियां, जिनके पीछे एक छोटा सा झरना बहता था। हीली ने उसका जल कभी देखा नहीं था, केवल कलकल शब्द ही सुना था। जरैत का झुरमुट उसे बिल्कुल छाए हुए था, निशान झुरमुट तक आकर लुप्त हो गए थे। कैप्टन दयाल ने कहा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, आप यहीं ठहरिए। उधर ऊपर से शायद खुली जगह मिल जाए, वहां से पानी के साथ साथ बढ़ा जा सकेगा। कहकर हीली बाएं को मुड़ी और कैप्टन दयाल साथ हो लिए। सचमुच कुछ ऊपर जाकर झाड़ियां कुछ विरल हो गई थी और उनके बीच में घुसने का रास्ता निकाला जा सकता था। यहाँ कैप्टन दयाल आगे हो लिए, अपनी बंदूक के कुंदे से झाड़ियां इधर उधर ठेलते हुए रास्ता बनाते चले। पीछे पीछे हीली हटाई हुई लचकीली शाखाओं के प्रत्याघात को अपनी डाव से रोकती हुई चली। कुछ आगे चलकर झरने का पाट चौड़ा हो गया। दोनों ओर ऊंचे और झुके हुए करारे, जिनके ऊपर जरैत की हाली और झाड़ी इतनी घनी हुई कि भीतर अंधेरा हो, परंतु पाट चौड़ा होने से मानो उस आच्छादन के बीच में एक सुरंग बन गई, जिसमें आगे बढ़ने में विशेष असुविधा नहीं रही। कैप्टन दयाल ने कहा, यहाँ फिर खून के निशान है, शिकार पानी में से इधर घिसट कर आया है। हिली ने मुंह उठाकर हवा को सूंघा, मानो सीलन और जरैत की तीव्र गंध के ऊपर किसी गंध को पहचान रही हो। बोली, यह तो जानवर की। हठात कैप्टन दयाल ने तीखी फुसफुसाते स्वर में कहा, देखो। श्श। छिटकने के साथ उनकी बाह ने उठकर हीली को भी जहां का तहां रोक दिया। अंधकार में एक जोड़े अंगारे से चमक रहे थे। हीली ने स्थिर दृष्टि से देखा। करारे में मिट्टी खोद कर बनाई हुई खोह में, या कि खोह की देहरी पर, नर लोमड़ी का प्राणहीन आकार दुबका पड़ा था। कास के फूल की झाड़ू सी पूंछ उसकी रानों को ढक रही थी, जहां गोली का जख्म होगा। भीतर शिथिल गात लोमड़ी उस शव पर झुकी हुई थी, शव के सिर के पास मुंह किए मानो चाटना चाहती हो और फिर सहम कर रुक जाती। उस शव पर झुकी खड़ी थी। उलझते हुए 3 छोटे छोटे बच्चे कुनमुना रहे थे। उस कुनमुनाने में भूख की आतुरता नहीं थी, न वे बच्चे लोमड़ी के पेट के नीचे घुसड़ फुसड़ कर करते हुए उसके थनों को ही खोज रहे थे। माँ और बच्चों में किसी को ध्यान नहीं था
कि गैर और दुश्मन की आंखें उस गोपन घरेलू दृश्य को देख रही हैं। कैप्टन दयाल ने धीमे स्वर से कहा, यह भी तो डाकू होगी। हीली की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर कहा, इसे भी मार दें तो बच्चे पाले जा सकें। फिर कोई उत्तर ना पाकर उन्होंने मुड़कर देखा। अचकचाकर रह गए। पीछे हीली नहीं थी। थोड़ी देर बाद कुछ प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने कहा, अजीब औरत है। फिर थोड़ी देर वह लोमड़ी और बच्चे को देखते रहे। तब ओह मुझे क्या कहकर वह अनमने से मुड़े और जिधर से आए थे उधर ही चलने लगे। हीली नंगे पैर आई थी, पर लौटती बार उसने शब्द न करने का कोई यत्न किया हो ऐसा वह नहीं जानती। झुरमुट से बाहर निकलकर वह उन्माद की तेजी से घर की ओर दौड़ी और वहां पहुंचकर सीधी बाड़े में घुस गई। उसके तूफानी वेग से चौंक कर बत्तखें पहले तो बिखर गईं। फिर जब वह एक कोने में जाकर बाड़े के सहारे टिककर खड़ी अपलक उन्हें देखने लगी, तब वे गर्दनें लंबी करके उचकती हुई सी उसके चारों ओर जुट गई और क करने लगी। वह आधैर्य हीली को छू न सका। जैसे चेतना के बाहर से फिसल कर गिर गया। हीली शून्य दृष्टि से बत्तखों की ओर ताकती रही। एक ढीठ बत्तख ने गर्दन से उसके हाथ को ठेला। हीली ने उसी शून्य दृष्टि से हाथ की ओर देखा। सहसा उसका हाथ कड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी दाव अर्थात तलवारनुमा हथियार के हत्थे पर भिंच गई। दूसरे हाथ से उसने बत्तख का गला पकड़ा और दीवार के पास खींचते हुए दाव के एक झटके से काट डाला। उसी अनदेखते अचूक निश्चय से उसने दूसरी बत्तख का गला पकड़ा, भिचे हुए दांतों से कहा, अभागिन, और उसका सिर उड़ा दिया। फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। 11 बार दाव उठी और खट के शब्द के साथ बाड़े का खंबा कांपा। फिर एक बार हीली ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बाहर निकल गई। बरामदे में पहुंचकर जैसे उसने अपने को संभालने को खंबे की ओर हाथ बढ़ाया और लड़खड़ाती हुई उसी के सहारे बैठ गई। कैप्टन दयाल ने आकर देखा, खंबे के सहारे एक अचल मूर्ति बैठी है जिसके हाथ लथपथ हैं और पैरों के पास खून से रंगी दाव पड़ी है। उन्होंने घबराकर कहा, यह क्या मिस हीरवा? और फिर उत्तर ना पाकर उसकी आंखें का जड़ विस्तार लक्ष्य करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर धीमे से, क्या हुआ हीली? हीली कंधा छिटक कर परे हटती हुई खड़ी हो गई और तीखेपन से थर्राती हुई आवाज में बोली, दूर हटो हत्यारे। कैप्टन दयाल ने कुछ कहना चाहा, पर अवाक ही रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा हीली की आंखों में वह निश्वास सूनापन घना हो आया था जो कि पर्वत का चिरंतन विजन सौंदर्य है। प्रश्न उठता है कि हीली अपनी प्रिय बत्तखों को घर आकर हथियार से क्यों मार डालती है। जब हीली लोमड़ी के दुखी परिवार का दृश्य देखती है, उसके हृदय में बेचैनी हो उठती है। वह लोमड़ी के दर्द से एकाकार हो जाती है। वह सोचती है कि शिकार करके अपने बच्चों का पेट पालना लोमड़ी का कर्म है। कर्म सर्वोपरि है और लोमड़ी यदि बत्तखें मारकर अपने बच्चे को खिलाती है तो वह डाकू नहीं कहला सकती, बल्कि अपने परिवार के पालन में कर्मरत है। इसके विपरीत कैप्टन दयाल अपने शौक के लिए शिकार करता है। वह स्वयं भी इसमें शामिल है, क्योंकि हीली के कहने पर ही कैप्टन दयाल ने लोमड़ी का शिकार किया था। अंत में वह कैप्टन को हत्यारा कहती है। लोमड़ी के परिवार की दशा देखकर हीली अत्यंत भावुक हो जाती है और उन्मादिनी हो उठती है। उसने परिवार के मुखिया के असमय चले जाने का स्वयं दुख भोगा था। उसके पिता की भी असमय मृत्यु हो गई थी, हीली बोन यिरवा की। सीएम के दीवान की ज्येष्ठ पुत्री थी और वह अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, और इसी कारण से शायद उसके जीवन में ये विषमता उसने देखने को मिली थी। तीनों बहनों में सबसे सुंदर होने के बाद भी उसकी छोटी बहन को वहां के खासिया प्रदेश के स्त्री प्रधान होने के कारण से उसकी छोटी बहन को संपत्ति का अधिकार मिला था।
और हिली ने विवाह नहीं किया, कोई संतान नहीं थी। वह अकेली एक कुटिया में रहती थी और छोटे से बगीचे में बत्तखें पाल कर गुजारा कर रही थी। उसकी मानसिक स्थिति द्वंद्व और अकेलेपन के अभिशप्त से ग्रस्त है। सारी बत्तखों को मारकर अपने को और अकेला करने की उसकी नारी संवेदना के दर्शन होते हैं। वह लोमड़ी के अकेलेपन से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। कैप्टन दयाल को हत्यारा कहकर हीली घर आकर सारी बत्तखों का गला काटकर स्वयं भी हत्यारिन बन जाती है। अकेलेपन के संत्रास को ढोते हुए उसका जीवन अत्यधिक दर्दनाक है। अज्ञे ने हीली के मानसिक दर्द को पूरी संवेदनाओं के साथ इस कहानी में चित्रित किया है। तो ये थी कहानी हीली बोन की बत्तखें। नमस्कार।